So students, let's now discuss about rhesus incompatibility or RH negative pregnancy. So basically आपको पता है RH नेगेटिव प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि मदर की जो RBC है उनके पास डी एंटीजन नहीं है, वेयरएज जो फीटस है उसके पास, उसके RBCs के पास डी एंटीजन है. ओके, सो if this is a RBC, ये मदर का RBC है, ये फीटस का RBC है. ठीक है, मदर के नॉर्मली क्या होता है हमारे RBCs पे ये एंटीजन प्रेजेंट होता है. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज डी एंटीजन. बट जब ये एंटीजन एब्सेंट है, if this antigen is absent, we called it as what? This is RH negative pregnancy. Basically ये एंटीजन क्या है? This is a D antigen. D antigen होता है ये. ठीक है. Now जैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ऐसे ही हमारे पास ये रेसस सिस्टम होता है. ठीक है. बेसिकली जो रेसस एंटीजन है दैट इज कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल D कैपिटल E स्मॉल e. ये दिस इज अ बेसिकली रेसस एंटीजन. बट इसमें ये जो D एंटीजन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंटीजन. ठीक है, क्योंकि अगर तो D, इफ द D इज प्रेजेंट, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे रेसस पॉजिटिव. इफ दिस D एंटीजन, इफ दिस इज एब्सेंट, देन वी कॉल्ड इट एज रेसस नेगेटिव. गॉट इट? इतना क्लियर हो गया? अब अगर हम इस डिजीज की इनहेरिटेंस की बात करें तो दिस इज शोइंग डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. सो डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है इनमें. ठीक है. नाउ सी, अगर तो फादर होमोजेनस है फॉर डी एंटीजन, फादर इज होमोजेनस फॉर डी एंटीजन, तो देर इज 100% चांसेस, 100% प्रोबेबिलिटी है कि जो बेबी होगा वो क्या होगा? द बेबी विल बी RH पॉजिटिव. गॉट इट? बट अगर जो फादर है इज heterozygous, अगर फादर heterozygous है फॉर डी एंटीजन, तो यहाँ पे 50% चांसेस हैं कि जो बेबी है वो क्या होगा? RH पॉजिटिव. RH पॉजिटिव बेबी के 50% प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. नाउ जो ये डी एंटीजन है आपको पता है फीटल RBCs पे एक्सप्रेस्ड होगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव. जर्नली ये जो जीन होते हैं, बेसिकली जो जीन है RH एंटीजन का, फॉर RH एंटीजन, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सो इट इज बेसिकली प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1. क्रोमोसोम नंबर 1 पे ये जीन प्रेजेंट होते हैं फॉर RH एंटीजन. ओके. और ये जीन एक्सप्रेस कब करेगा फीटस में?
So basically these genes are expressed as early as 38th day from LMP. पेशेंट को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब आए थे उससे लेके 38 डेज के बीच में ये जीन क्या है एक्सप्रेस करे. सो जस्ट राइट जीन expressed as early as 38 days from last menstrual. Okay. Now basically अगर डी एंटीजन नहीं है तो क्या होगा. So first let's understand a mechanism, basic mechanism. अगर मदर है RH नेगेटिव और फीटस है RH पॉजिटिव, मतलब अगर ये मदर की RBC है और ये फीटस की RBC है तो फीटस की RBC पे ये डी एंटीजन प्रेजेंट है. This D antigen is present on fetal RBC, whereas mother lacks this D antigen. Okay. अब क्या होगा जब ये फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट सेकेंड प्रेगनेंसी में जब मदर और फीटस फर्स्ट प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हुई तो क्या हुआ, मदर और फीटस का जो ब्लड था आपस में कांटेक्ट में आया. क्योंकि मदर के पास डी एंटीजन नहीं है तो मदर के ब्लड में क्या बना, एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस डी एंटीजन. तो मदर के ब्लड में बनी एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस डी एंटीजन. ठीक है. अब जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी अब तो मदर की बॉडी में ऑलरेडी एंटी डी बॉडीज प्रेजेंट, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द डी एंटीजन. तो वो एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा and can leads to what, hemolysis in the baby. तो क्या होगा, there can be hemolysis. So जब hemolysis हुआ, fetal hemolysis हुआ, this will leads to fetal hypoxia. ठीक है, hypoxia हुआ. Hypoxia will leads to anoxia. अब anoxia के क्या इफेक्ट्स होंगे. See, जब fetal hemolysis होगा तो बेबी के आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होंगे और बेबी के आरबीसी जब ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होंगे तो आपको पता है हिमोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, बिलीरुबिन होता है. ठीक है. तो बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगा और ये बिलीरुबिन क्या करेगा, ब्रेन में जाके डिपॉजिट हो जाएगा तो इनकेफेलोपैथी कॉज करेगा. ठीक है. सेकेंड इफेक्ट, अब ये जो एनॉक्सिया हुआ है क्या, नाउ जो प्लेसेंटा है ये बेबी का वो क्या करेगा, अभी हमें ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करना है बिकॉज फीटल की डिमांड फॉर द ऑक्सीजन वो बढ़ गई है. ठीक है. तो जब फीटस की डिमांड ऑक्सीजन के लिए बढ़ गई है तो प्लेसेंटा को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो प्लेसेंटा का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा. देयर इज़ अ हाइपरट्रॉफी ऑफ प्लेसेंटा. दूसरा, हिमोलिसिस के साथ लिवर भी इफेक्ट होगा. ठीक है. अब लिवर जब इफेक्ट होगा, लिवर और स्प्लीन दोनों, आपको पता है हिमोलिसिस जब होती है तो स्प्लीन और लिवर दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा लिवर और स्प्लीन को. और दूसरी बात है कि आरबीसी लाइसिस हो रही है तो ज़्यादा प्रोडक्शन भी तो करनी है और आपको पता है फीटल लाइफ में लिवर क्या एक्ट करता है, एज अ हीमोपोएटिक ऑर्गन. ठीक है. तो आरबीसी ज़्यादा प्रोड्यूस करने अब लिवर को, उसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी, साइज बढ़ जाएगा लिवर का और स्प्लीन का भी. जब लिवर की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, हिपैटोमेगैली हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, लिवर का फंक्शन तो कम हो जाएगा और आपको पता है बेसिकली जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो होती है लिवर में. ठीक है. और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है एक एल्ब्यूमिन. अब जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है लिवर में तो प्रोटीन कम बनेंगे क्योंकि लिवर बना ही नहीं रहा ना, उसकी डैमेज हो गया लिवर, तो एल्ब्यूमिन्स कम हो जाएंगे ब्लड में.
तो आपको पता है एक बेसिक मैकेनिज्म, इसका मतलब जो ऑन्कोटिक प्रेशर है, ऑन्कोटिक प्रेशर, बेसिकली ऑन्कोटिक प्रेशर प्रोटीन्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? ऑन्कोटिक प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीजेस। ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ तो जो फ्लूइड प्रोटीन्स इसको बांध के रख रहे थे, अभी प्रोटीन्स कम है तो वो फ्लूइड इंट्रावैस्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस की ओर मूव कर जाएगा, तो देयर विल बी एडीमा। सो ये सारे कॉम्प्लेक्स फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। गॉट इट? तो ये मैंने आपको एक बेसिक रिव्यू दिया है कि क्या क्या होगा। नाउ लेट्स सी, if a female is RH negative, so we just presume कि बेबी RH पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज जो सेल्स है, सेल फ्री DNA टेस्टिंग है, कट रिपीट। सो जब मदर RH नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है, इसको चेक करने के लिए कि फीटस क्या, हमें थोड़ी पता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में फीटस RH पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इफ हमें डाउट है तो हम बेसिकली करवाएंगे सेल फ्री DNA टेस्टिंग। सो वी विल गो फॉर सेल फ्री फीटल DNA, बेसिकली फीटल DNA टेस्टिंग, ओके। बट ये जो टेस्ट है ना, ये बहुत कॉस्टली है, हम हर एक पेशेंट में ये नहीं करा सकते। तो अगर मदर, आप जब आपकी क्लिनिक पे आ रही है, आप उससे बेसिक हिस्ट्री पूछ रहे हो, आपने उसका ऑब्वियसली अब ब्लड ग्रुपिंग तो हर प्रेग्नेंट फीमेल की करवाते हैं, और जब मदर RH नेगेटिव है तो वी एज्यूम कि उसकी जो प्रेगनेंसी होगी वो RH पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो नाउ मदर RH नेगेटिव, फीटस इज RH पॉजिटिव। अब क्या होगा, जो फीटस के RBC हैं वो मैटरनल सर्कुलेशन में जाएंगे, ये फर्स्ट सिनेरियो है। फीटल RBC एंटर्स मदर सर्कुलेशन। अब फीटल RBC जो हैं वो मदर सर्कुलेशन में कैसे जाएंगे, इसके बारे में विल डिस्कस। दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट। So they enter due to feto-maternal hemorrhage. Due to feto-maternal hemorrhage. Feto-maternal hemorrhage की वजह से ये RBs enter किए. Now see, this is a pregnant lady. Okay, this is a womb और ये है हमारा fetus. ये मदर क्या है, RH नेगेटिव, ये है RH पॉजिटिव। तो जब फीटो मैटरनल हेमोरेज हुआ, ठीक है, तो जो फीटस के RBCs थे अभी कहाँ पे आ गए, मदर की सर्कुलेशन में आ गए, ठीक है, मदर की सर्कुलेशन में, ठीक है। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि फीटो मैटरनल हेमोरेज हुआ कैसे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो फर्स्ट इट कैन अकर ड्यू टू अबॉर्शन। अबॉर्शन के टाइम पे हो सकता है फीटो मैटरनल हेमोरेज, कि बच्चे के अंदर डेथ हो गई हो, उस टाइम पे मदर और फीटस का ब्लड कांटेक्ट नहीं आया। सेकेंड इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक के केस में फीटो मैटरनल हेमोरेज हो सकता है। थर्ड रीजन फॉर दिस फीटो मैटरनल हेमोरेज इज इंट्रा यूट्राइन प्रोसीजर्स। इंट्रा यूट्राइन प्रोसीजर्स। इंट्रायूट्राइन प्रोसीजर्स जैसे कि कौन कौन से, लाइक एमनियोसेंटेसिस, और CVS। सो CVS क्या है, दिस इज क्रॉनिक विलस सैम्पलिंग।
कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। ठीक है, जब आप एमनियोसेंटेसिस करते हो या क्रॉनिक विलस सैम्पलिंग करते हो तो हो सकता है मदर और फीटस का ब्लड कांटेक्ट में आ जाए बिकॉज ऑफ फीटो मैटरनल हेमोरेज। नेक्स्ट कॉज ऑफ दिस फीटो मैटरनल हेमोरेज इज एंटीपार्टम हेमोरेज। एंटीपार्टम हेमोरेज। एंटीपार्टम हेमोरेज मीन्स जो कि प्रेगनेंसी के बीच में हो हेमोरेज। ठीक है, बिकॉज एंटीपार्टम की अगर डेफिनेशन की हम बात करें सो इट इज अ ब्लीडिंग दैट अकर्स आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। ओके, वायबिलिटी का पीरियड क्या होता है, लाइक अराउंड 28 वीक्स वी कंसिडर एज अ पीरियड ऑफ वायबिलिटी इन इंडिया। नाउ next cause of this feto-maternal hemorrhage is external cephalic version. External cephalic version. After that, the next cause is during delivery, this hemorrhage can occur. ओके, सो फीटो-मैटरनल हेमोरेज के क्या क्या सिनेरियोज है, अबॉर्शन, एक्टोपिक इंट्रायूट्राइन प्रोसीजर्स लाइक क्रॉनिक विलस सैम्पलिंग एंड एमनियोसेंटेसिस, एंटीपार्टम हेमोरेज, एक्सटर्नल सिफेलिक रोटेशन एंड ड्यूरिंग डिलीवरी दिस हेमोरेज कैन अक्कर। उसकी वजह से क्या होगा, इस हेमोरेज की वजह से जो फीटस के आरबीसी है अब आ गए मदर में। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब ये पहली बात, तो जब फीटस के आरबीसी मदर में आए तो क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू होगी। देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इनसाइड द मदर, ये एंटीबॉडीज बनेगी। सो आपको पता है कि जो फर्स्ट टाइम जब ये कांटेक्ट हुआ तो कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, दैट इज आईजीएम। आईजीएम बनेगी और आईजीएम का साइज बड़ा है तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ आफ्टर फीटल आरबीसी एंटर मदर सर्कुलेशन, सेकेंड क्या होगा, सेकेंड स्टेप इज सेंसिटाइजेशन ऑफ मदर। सेंसिटाइजेशन ऑफ मदर। To look for sensitization, what we do indirect comb test. To look for sensitization, we do indirect combs test. अभी indirect comb either it can be positive or either it can be negative. अगर तो इनडायरेक्ट कोम्ब पॉजिटिव है तो दिस सिग्निफाइज के देयर इज अ सेंसिटाइजेशन है। अगर नेगेटिव है तो मीन्स नॉट सेंसिटाइज्ड। गॉट इट। अगर फीमेल में फीटो मैटरनल हेमोरेज हुआ है, इफ दिस फीटो मैटरनल हेमोरेज हैज अकर्ड बट आपने जब इनडायरेक्ट कोम किया तो वो आया नेगेटिव। बेसिकली क्या होना चाहिए था, जब फीटो मैटरनल हेमोरेज किया तो हेमोरेज हुआ तो आईसीटी भी पॉजिटिव होना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हेमोरेज हुआ तो आरबीसी बच्चे के मदर की बॉडी में एंटर हो गए और मदर सेंसिटाइज हो गई ना, सेंसिटिव हो गई उसकी बॉडी वो आरबीसीज को लेके, तो उसने एंटीबॉडीज बनाई। तो ये होना चाहिए था कि हमारा जो आईसीटी है वो पॉजिटिव हो, पर यहाँ पे क्या है, आईसीटी नेगेटिव। दिस मीन्स अभी तक हेमोरेज तो हुआ है पर अभी तक जो फीटल आरबीसी है मदर के कांटेक्ट में नहीं आए,
मदर की बॉडी के कांटेक्ट में अभी तक नहीं है, तो इसीलिए सेंसिटाइजेशन नहीं हुई है. इट इज नॉट सेंसिटाइज्ड टिल नाउ. ओके, अगर सेंसिटाइजेशन नहीं हुई है अभी तक, तो दैट इज अ गुड थिंग. यू कैन प्रिवेंट दिस सेंसिटाइजेशन. यू कैन प्रिवेंट सेंसिटाइजेशन. हम नहीं चाहते ना कि मदर की बॉडी को पता लगे कि अच्छा RH पॉजिटिव नाम की भी कोई चीज़ होती है दुनिया में. तो हम क्या करेंगे, हम इस मदर को देंगे एंटी-D. हम इसको देंगे एंटी-D. एंटी-D बेसिकली क्या करेगा, सी एंटी-D का क्या फंक्शन है कि जब भी ये मदर बेबी के RBCs के कांटेक्ट में आएगी, तो ऑलरेडी मदर की बॉडी में हमने एंटीबॉडीज दी होंगी. देयर विल बी एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस एंटी-D एंटीजन. तो जैसे ही एक RBC आया जिसके पास D एंटीजन था, ठीक है, तो मदर की बॉडी की ये जो एंटी-D एंटीबॉडीज हैं, ये क्या करेंगी, फटाफट इसको पकड़ेंगी और मार देंगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फीटस की सर्कुलेशन से मदर की सर्कुलेशन में 10 ऐसे RBC आए, तो हमने तो पहले से एंटी-D दे रखी है, तो ये फटाफट से सारी एंटी-D है वो RBCs को खत्म कर देगी जिनके पास D एंटीजन. तो ऐसे आप क्या कर रहे हो, डिजीज को होने से बचा रहे हो. इतना सीवियर नहीं होगा वो कि फीटस के फेटल कॉम्प्लिकेशंस आ जाए. ठीक है, आप पहले ही उस चीज को रोक रहे हो. ठीक है, इट्स सेम लाइक कि आप आपका एग्जाम है, आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो. ठीक है, ताकि फर्दर वो गंदा रिजल्ट फेस नहीं कर पाओ. ठीक है, सेम वे में ऐसे ही एंटी-D काम करे. गॉट इट? सो आफ्टर द सेंसिटाइजेशन ऑफ मदर, व्हाट विल हैपन? अभी हम नॉर्मल केस सिनेरियोज की बात करते हैं जब सेंसिटाइजेशन हो गई है. ये तो हमने डिस्कस किया जब सेंसिटाइजेशन अभी तक नहीं हुई. नाउ इफ मदर स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, तो क्या होगा? फर्स्ट व्हाट विल हैपन? फर्स्ट एंटीबॉडी जो मदर प्रोड्यूस करेगी, हमने ऑलरेडी बात की, दैट इज IgM. और जो IgM है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगी. सो दिस IgM वोंट एबल टू क्रॉस प्लेसेंटा. यहाँ तक हमने ऑलरेडी बात कर ली है. तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें तो कोई इशू नहीं होगा. फर्स्ट प्रेगनेंसी विल बी व्हाट? इट इज यूजुअली नॉट अफेक्टेड. ओके, बट जब इस बच्चे की डिलीवरी हो गई, विद टाइम मदर की बॉडी ने जो IgM बनाया था, इससे क्या बनेगी? IgG बनेगी विद टाइम. ठीक है, और आपको पता है IgG इज द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा. सो दिस IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा. गॉट इट? सो अब ये मदर हुई प्रेग्नेंट दूसरी टाइम, सेकेंड चाइल्ड के साथ, सेकेंड प्रेगनेंसी हुई इसकी. ठीक है, अब तो ये IgG प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं. ठीक है, ये जो IgG हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट. और आपने इनका अमाउंट कैसे पता करोगे? टू नो द अमाउंट वी विल गो फॉर ICT टाइटर्स. ICT टाइटर्स होते क्या है? इट इज अ इनडायरेक्ट कूम टेस्ट टाइटर्स. बेसिकली इस टाइटर की वैल्यू कितनी होती है? इफ द
we talk about the critical value, that will be 1:16. अगर it is more than 1:16 means there is a chance this IgM can cross placenta, means significant है to cross placenta. Significant amount to cross placenta. ओके अगर तो टाइटर इससे कम है तो क्रॉस नहीं करेगा, अगर इससे ज़्यादा है तो पक्का क्रॉस करेगा. ठीक है. नाउ अभी ये IgM जो है ये जब हुई, सो इफ दिस ये मदर थी, इसका वूम, ये बच्चा है, दिस इज अ फीटस. ठीक है. अब मदर की बॉडी में ये एंटीबॉडीज बन गई हैं. देयर इज एंटीबॉडीज इन द मदर ब्लड टू एंटी-डी. अब ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू अंदर जा सकती हैं. ठीक है. फीटस तक पहुंच जाएंगी ये. तो क्या होगा, ये एंटीबॉडीज फीटस के आरबीसीज को खत्म करना शुरू कर देगी. ठीक है. ये एंटीबॉडी जो है ये क्या कराएगी, ये फीटस का आरबीसी जिसके पास है दिस डी एंटीजन. सो बेसिकली ये एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड करेगी. ठीक है. एंड इट विल फिनिश दिस आरबीसी. तो फाइनली क्या हो जाएगी, हेमोलिसिस इन फीटस. ओके. तो अभी हो जाएगी हेमोलिसिस इस बच्चे में. जब हेमोलिसिस होगी तो बेसिकली आरबीसीज का नंबर कम हो रहा है, तो दिस कैन कॉज एनीमिया इन द फीटस. एनीमिया क्या होता है, व्हेन द नंबर ऑफ आरबीसीज डिक्रीजेस और फीटल एचबी डिक्रीजेस, तो वी कॉल इट एज एनीमिया. ठीक है. तो बच्चे में अनीमिया को इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अम्बिलिकल कॉर्ड, दैट इज वी विल गो फॉर मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर. टू इवैल्यूएट anemia we will do middle cerebral artery Doppler. ठीक है. मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर करेंगे. अगर इसकी वेलोसिटी इट इज मोर देन 1.5 मोम, देन वी सेड कि एनीमिया क्या है, इट इज प्रेजेंट. ओके. एंड अगर एनीमिया है तो आपको पता है एनीमिया है तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी बच्चे में. सो एनीमिया लीड्स टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट. और अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ी तो बच्चे का हार्ट उतना स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाएगा. एंड फाइनली क्या होगा, देयर विल बी हार्ट फेल्यूर. हो जाए. दूसरा क्या होगा, दिस इज अ फर्स्ट सिनेरियो दैट कैन हैपन. सेकेंड हमने बोला हेमोलिसिस होगी. ठीक है. हेमोलिसिस होगी तो ज़्यादा क्या होगा, हेमोलिसिस हुई तो देयर विल बी मोर बिलिरुबिन. और ये बिलिरुबिन क्या करेगा, दिस विल गो and it will deposit where, it will deposit in the brain. और इवन और भी कहीं जा सकता है. अगर ये बिलिरुबिन ब्रेन में गया तो ये क्या करेगा, दिस विल कॉज इंसेफेलोपैथी. इंसेफेलोपैथी कॉज कर देगा. मीन्स देयर विल बी डेवलपमेंटल इश्यू इन दिस बेबी. ठीक है.
और क्या होगा, हेमोलिसिस हो रही है तो बेसिकली देयर इज डिक्रीज इन आरबीसी नंबर। अभी आरबीसी का अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपको पता है कि फीटल लाइफ में हीमोपोएटिक ऑर्गन क्या है, लिवर, सो देयर विल बी इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ लिवर। और अगर आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है तो स्प्लीन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाएगा। सो बेसिकली देयर विल बी हिपैटोमेगैली एंड स्प्लीनोमेगैली। अब ये जो हिपैटोमेगैली है, अब जब लिवर का साइज बढ़ जाएगा तो लिवर का फंक्शन क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन लिवर फंक्शन एज वेल, लिवर फंक्शन कम होगा। और आपको पता है लिवर में क्या होता है, लिवर में होगी प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस होती है लिवर में, तो बेसिकली आपको पता है हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है, जो कि हमारे क्या करेगा, सो एल्ब्यूमिन आपको पता है ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करेगा, ठीक है। अगर एल्ब्यूमिन अब लिवर सिंथेसिस करेगी, लिवर तो काम नहीं कर रहा तो एल्ब्यूमिन कम सिंथेसाइज होगा, तो क्या होगा फाइनली, जो हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और आपको पता है अगर ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ तो व्हाट विल हैपन, सो देयर विल बी एडीमा, एडीमा हो जाएगा फाइनली। एडीमा के दो कॉजेस होते हैं आपको पता है, इंक्रीज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड डिक्रीज ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर लीड्स टू एडीमा। सो क्लियर, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब थर्ड थिंग क्या होगी, बिकॉज ऑफ दिस hemolysis दिस विल लीड्स टू एनॉक्सिया, और एनॉक्सिया क्या करेगा, व्हाट दिस एनॉक्सिया विल डू, दिस विल लीड्स टू प्लेसेंटल इंक्रीज ऑफ प्लेसेंटल साइज, और यू कैन से प्लेसेंटोमेगैली, प्लेसेंटोमेगैली हो जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो भी फीचर्स डिस्कस किए हैं, दिस एंसेफेलोपैथी, हार्ट फेलियर, दिस हिपैटोमेगैली एंड उसके सारे फीचर्स, अगर इनमें से कोई भी दो फीचर्स प्रेजेंट हैं, इफ मोर देन 2 फीचर्स आर प्रेजेंट, तो फाइनली इस बेबी में क्या होगा, देयर विल बी हाइड्रॉप्स फेटालिस, हाइड्रॉप्स फेटालिस विल अकर। हाइड्रॉप्स फेटालिस में अगर हम HB की बात करें तो उस HB लेस देन 5 ग्राम्स रह जाता है इस बेबी में। नाउ आप हाइड्रॉप्स फेटालिस का डायग्नोस कैसे बनाओगे, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो इफ देयर इज प्लूरल इफ्यूजन, second pericardial effusion, third ascites, fourth subcutaneous edema, अगर अल्ट्रासाउंड पे आपको इनमें से कोई भी दो फीचर्स दिख रहे हैं तो योर डायग्नोसिस इज confirmed for hydrops fetalis. So just write here if on ultrasound examination more than 2 features from these are present, then our diagnosis is confirmed that this baby is having hydrops fetalis. Okay.
नाउ ये जो सबक्यूटेनियस एडिमा है ये क्या होता है, बेसिकली स्कैल्प के अंडर होता है ये, ठीक है, इट इज अंडर स्कैल्प एंड इसको हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल्ड इट एज बुद्धा साइन। इसको क्या बोलते हैं हम, बुद्धा साइन बोलते हैं। कैन यू अप्रिशिएट दिस एडिमा हियर, दिस इमेज, दिस इज द बेसिकली फीटल स्कल और यहाँ पे एक स्वेलिंग सी दिख रही है, बेसिकली दिस इज व्हाट बुद्धा साइन इज, दिस इज द बुद्धा साइन। इवन अगर हम इस अल्ट्रासाउंड पे देखें तो ये है फीटल स्कल और इसके अराउंड ये स्वेलिंग सी है, इसको हम बोलते हैं बुद्धा साइन। दिस इज व्हाट, दिस इज द एडिमा अंडर द स्कैल्प, ठीक है, सबक्यूटेनियस एडिमा ऑफ स्कैल्प इज बेसिकली बुद्धा साइन। ओके, नाउ हाउ दिस बेबी looks like, so see this image, so this is an image of a baby with hydrops fetalis। देखो कैसे इसको स्वेलिंग हुई पड़ी है ऑन द एब्डोमेन, एसाइटिस इज देयर, हेयर प्लूरल इफ्यूजन भी होगी, इसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी होगी, एसाइटिस भी है, ठीक है। सो ये बेबी इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, हाइड्रोप्स फिटालिस, गॉट इट। Now, in these fetus, one more condition can occur because यहाँ पे RBCs डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो इनके बोन मैरो को भी ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा। सो हियर यू विल सी बोन मैरो हाइपरप्लेजिया और इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज erythroblastosis fetalis। What we called it as? Erythroblastosis fetalis। Okay. Now, next, let's discuss about NTD. NTD. ये एनटीडी क्या है, आपने किसको देनी है, एनटीडी हमने सिर्फ उन्हीं में देनी है जिसमें आईसीटी जो इनडायरेक्ट होम टेस्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इट इज गिवन ओनली इन अ केस वेयर आईसीटी इज नेगेटिव, ठीक है। टू आईसीटी नेगेटिव होगा तभी तो हम प्रिकॉशनरी दे रहे हैं, बेसिकली एनटीडी हम क्या क्यों दे रहे हैं, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस, ताकि हिमोलिसिस ना हो, मदर की बॉडी सेंसिटाइज ही ना हो, इसीलिए हम एनटीडी दे रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू गिव दिस एनटीडी, बेस्ट टाइम टू गिव इज व्हाट, दैट इज 28 वीक्स। 28 वीक्स यूजुअली ये बेस्ट टाइम है एनटीडी देने का, ठीक है। 28 वीक्स पे आप एनटीडी दोगे, उसके बाद आप कब दोगे, नाउ गिव अनदर डोज आफ्टर द डिलीवरी। सो आफ्टर डिलीवरी आप दोगे, डिलीवरी के कितने टाइम के बाद, सो विद इन 72 आवर्स यू विल गिव दिस एनटीडी, ठीक है, 72 आवर्स के अंदर अंदर देना है। इफ द बेबी ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव तभी देना है, इफ बेबी ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, ओके। नाउ हम एनटीडी, अगर फीटो मैटरनल हेमोरेज के रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है किसी मदर में, तो उस केस में भी यू हैव टू गिव एनटीडी टू डिक्रीज द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, ओके। सो जस्ट राइट, गिव एनटीडी if
any events which increases the risk of fetal-maternal hemorrhage is present. So give NTD after any event where increased risk of fetal-maternal hemorrhage is present. Okay. Now, what dose of NTD you should give? So let's discuss about dose of NTD. So basically you have to give 300 microgram of NTD, or which is equivalent to what? Which is equivalent to 1500 इंटरनेशनल यूनिट. और आपने इसका IM इंजेक्शन देना है. यू हैव टू गिव IM इंजेक्शन ऑफ NTD. ठीक है. अब हमने 300 माइक्रोग्राम दिया, तो ये 300 माइक्रोग्राम हमें प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट 30 ml ऑफ फीटल ब्लड, ओके, अप टू 15 ml of fetal RBCs. So just write, this will protect how many ml? It will protect against 30 ml of fetal blood and up to 15 ml of fetal RBC. Fetal RBCs. Okay. Now, if the fetal maternal hemorrhage is 5 ml, now what dose of NTD you should give? So just write a question. If fetal maternal hemorrhage is how many ml? 5 ml. Then what dose of NTD you will be giving? So what is your answer? That is 300 microgram you can give. अगर, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, अप टू 30 ml आपको कितना डोज देना है? 300 माइक्रोग्राम. अगर इससे ज़्यादा है देन यू कैन कैलकुलेट द डोज बाय, दैट इज KB टेस्ट होता है. नाउ इफ सो 300 देंगे अप टू 30 ml ऑफ ब्लड. ठीक है. अगर इट इज मोर देन 30 ml तो हम क्या करेंगे? विल कैलकुलेट डोज ऑफ NTD. और आपने डोज कैसे कैलकुलेट करना है? बाय KB टेस्ट के साथ. सो KB टेस्ट क्या है? KB टेस्ट इज Clay-Howard-Battke टेस्ट. Battke टेस्ट. ओके. तो इस टेस्ट की हेल्प से आप डोज कैलकुलेट कर सकते हो NTD का. अब ये KB टेस्ट होता क्या है? व्हाट इज दिस KB टेस्ट? This is a acid denaturation test. Acid denaturation test. ठीक है. हम इसमें सिट्रिक एसिड फॉस्फेट बफर यूज करते हैं. यूज सिट्रिक एसिड फॉस्फेट बफर. ठीक है.
और आपको पता है जो फीटल ब्लड होता है वो एसिड्स और एल्कलाइन को क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, इट इज रेजिस्टेंट टू एसिड एंड एल्कलाइन। तो जब आप टेस्ट करोगे, बिकॉज दिस इज अ एसिड डीनेचुरेशन टेस्ट और हम आप सिट्रिक एसिड फॉस्फेट बफर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे फीटल ब्लड रेजिस्टेंट है एसिड डीनेचुरेशन को, तो यहाँ पे क्या होगा, फीटल ब्लड इज रेजिस्टेंट टू एसिड डीनेचुरेशन। ओके, तो आप लैब टेस्ट करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल काउंट फीटल आरबीसीज एंड व्हाट यू विल डू, क्वांटिटेटिव, बेसिकली ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। आफ्टर दैट यू विल काउंट fetal RBC. Okay, now let's discuss some cases. So if we talk about case 1, यहाँ पे जो मदर है that is RH negative, this is RH negative mother female, and जो मेल है इसका जो हस्बैंड है that is what, RH positive, ठीक है। अब आपने इस कपल में इनडायरेक्ट कूम किया और इनडायरेक्ट कूम क्या आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, अभी क्या करोगे आप इस केस में, अभी आप रिपीट करोगे ICT एट 28 वीक्स। सो आफ्टर दैट यू विल रिपीट indirect Coombs test at 28 weeks. ओके, जब आपने रिपीट किया, अगर फिर से इसकी रिपोर्ट आई नेगेटिव, अगेन ये आया नेगेटिव, तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गिव एंटी-डी, गिव एंटी-डी, मतलब अभी तक इसमें सेंसिटाइजेशन नहीं हुई, ठीक है। हो सकता है बेबी RH पॉजिटिव ना हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस बेबी इज RH पॉजिटिव, बट स्टिल इसका मतलब कि मदर की बॉडी में अभी सेंसिटाइजेशन नहीं हुई है, तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो ये डिजीज को, ठीक है, इसलिए हमने एंटी-डी देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड केस। अभी जो फीमेल है वो क्या है, RH नेगेटिव है, और जो मेल है वो क्या है, RH पॉजिटिव है, इसका हस्बैंड RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, ठीक है। आपने इनमें इनडायरेक्ट कूम टेस्ट किया, ठीक है, कब, एट 16 वीक्स, और ये कूम टेस्ट आया पॉजिटिव, बट इसका टाइटर जो है वो कितना आया, टाइटर वॉज 1:4। देखो टेस्ट पॉजिटिव आया पर उसका टाइटर आया कब, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, सो व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, आप फिर से इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट एवरी 4 वीक्स, हर 4 वीक में आपने ये टेस्ट, और जब आपने हर 4 वीक पे आप रिपीट करा रहे हो, इसका टाइटर अभी भी कम है, क्रिटिकल टाइटर से कम ही है, सो इफ इट रिमेन्स लेस देन क्रिटिकल टाइटर, कितना था क्रिटिकल टाइटर, दैट इज 1:60, मतलब इससे ज़्यादा कुछ हुआ तो कुछ गलती होगा, फिर इससे कम है तो चलेगा, इससे ज़्यादा हुआ तो समथिंग बैड विल हैपन, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्रिटिकल टाइटर बोलते हैं। अगर स्टिल इससे कम है, ऑलवेज आपने हर 4 वीकली आप करा रहे हो और टाइटर कम ही आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यू विल सिंपली
deliver this child at term. Deliver at term. और जब आपने इसकी डिलीवरी कर दी, उसके बाद आपने क्या करना है? सो आफ्टर डिलीवरी, अब क्वेश्चन है कि आपको आफ्टर डिलीवरी एंटी-डी देनी है कि नहीं. सो इस केस में देयर इज नो नीड टू गिव एंटी-डी. सो नो एंटी-डी should be given in this. Got it? Now let's discuss third case. थर्ड केस क्या है? जो फीमेल है, जो मदर है, वो RH नेगेटिव ही है, ठीक है, और इसका जो मेल पार्टनर है, हस्बैंड है, वो RH पॉजिटिव ही है. आपने इनमें किया ICT, दैट इज इनडायरेक्ट कूम्स किया, और वो आया पॉजिटिव, ठीक है. इनडायरेक्ट कूम्स का जो टाइटर था, बाद में आपने करवाया टाइटर, और वो कितना था? इट वॉज मोर देन द क्रिटिकल टाइटर. क्रिटिकल टाइटर से ये ज़्यादा था, ठीक है, और ये टाइटर आपने 28 वीक्स पे कराया है, और ये क्रिटिकल टाइटर से ज़्यादा आया. तो अब आप क्या करोगे? व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप इन दिस केस? नाउ you have to look for fetal anemia. Now you have to look for fetal anemia. ठीक है, फीटल एनीमिया को रूल आउट करना कैसे है हमें? तो फॉर रूलिंग आउट फीटल एनीमिया है कि नहीं, हम करेंगे मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर. मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर करेंगे हम, ठीक है. और जब आपने मिडल सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर किया, अगर वो वेलोसिटी आई मोर देन 1.5 मल्टीपल ऑफ मीडियन, देन इट सजेस्ट के एनीमिया है. मल्टीपल ऑफ मीडियन, तो एनीमिया है पक्का, एनीमिया इज देयर. बट इस केस में जब आपने मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर किया, तो जो वेलोसिटी थी दैट वाज लेस देन 1.5. 1.5 से कम आई. तो अब आप क्या करोगे? यू विल कीप रिपीटिंग डॉपलर. सो इस केस में आप क्या करोगे? यू विल कीप रिपीटिंग डॉपलर 2 वीकली, ठीक है. एवरी 2 वीक्स यू हैव टू डू द डॉपलर, ठीक है. और उसके बाद आप क्या करोगे? यू विल डिलीवर दिस चाइल्ड at what weeks? At 37 to 38 weeks of pregnancy. Okay, so now let's discuss about case 4. यहाँ पे जो फीमेल है वो RH नेगेटिव है, ठीक है. जो मेल है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है. अब इनमें आपने क्या किया? आपने किया ICT, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट किया, और वो आया पॉजिटिव. इनडायरेक्ट कूम टेस्ट आया पॉजिटिव. अगर हम इस इनडायरेक्ट कूम टेस्ट के टाइटर की बात करें, तो टाइटर यहाँ पे जो आया दैट वाज मोर देन 1.6
16, ठीक है, टाइटर ज़्यादा आया। और हमने यहाँ पे क्या किया था, जब टाइटर ज़्यादा आया था तो नेक्स्ट स्टेप वी सर्च्ड फॉर मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉप। तो यहाँ पे भी हम टाइटर करने के बाद क्या करोगे, हम करेंगे मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर करेंगे, ठीक है। डॉपलर में अगर जो वेलोसिटी है, इफ इट इज मोर देन 1.5 multiples of median, then 2 scenarios will be there. What are those two scenarios? अगर तो period of gestation is more than 35 weeks, ठीक है, तो आपने क्या करना है, then you have to deliver the baby, ठीक है। बट अगर period of gestation is less than 35 weeks, then what you have to do? Then you have to go for cordocentesis. Cordocentesis. Then आपने cordocentesis करना, ठीक है। जब आपने cordocentesis की तो आपको क्या फाइंडिंग्स मिली, अगर तो cordocentesis पे जो हीमोग्लोबिन है that will be less than 8, या आप कह सकते हो जो हिमेटोक्रिट की वैल्यू है that is less than 30%, then what you have to do? Then आपने क्या करना है इस केस में, you have to start with intrauterine blood transfusion. With intrauterine blood transfusion, ठीक है। तो just highlight this. Okay. But अगर this was the first scenario, okay. Now second scenario, if HB is more than 8, HB 8 से ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, आपने फिर से रिपीट करनी है cordocentesis, और ये आपने हर वीक करनी है। So again, if the HB is more than 8, so you have to repeat cordocentesis every week, okay. Then आपने हर एक वीक मॉनिटरिंग की, और उसके बाद what you have to do eventually, you have to deliver the baby once the period of gestation is more than 35 weeks. So deliver the baby once POG is more than 35 weeks. Got it? जब आपने ये सब कर रहे थे तो उस टाइम पे यू कैन ऑल्सो गो फॉर अल्ट्रासोनोग्राफिक एग्जामिनेशन। जब ये जो आपने MC डॉपलर किया, इफ़ इट वाज मोर देन 1.5, तो उस टाइम पे हमने कॉर्डोसेंटेसिस की, तो ये सब फाइंडिंग मिली। उस टाइम पे इफ़ यू रिपीट USG, if USG is done at this time of period, so अगर you have to look for, on ultrasound you have to look for features of hydrops fetalis. Look for hydrops fetalis feature. अब अगर अल्ट्रासाउंड पे दो फाइंडिंग्स हैं, 2 findings is present on USG, कौन कौन सी फाइंडिंग?
फर्स्ट इज पॉलीहाइड्रोमनियोज and second one is placentomegaly. अगर ये दो फाइंडिंग्स हैं अल्ट्रासाउंड पे, जब यू वर लुकिंग फॉर हाइड्रॉप्स फेटालिस, अगर ये दो फाइंडिंग्स हैं उस टाइम पे, तो दिस इज नॉट डायग्नोस्टिक फॉर हाइड्रॉप्स फेटालिस. सो इससे हाइड्रॉप्स फेटालिस का डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता, ये दो फाइंडिंग्स है. सो जस्ट राइट नॉट डायग्नोस्टिक फॉर हाइड्रॉप्स फेटालिस. Okay, now next, हाइड्रॉप्स फेटालिस के केस में, हाइड्रॉप्स फेटालिस के केस में मोस्ट कॉमन कॉज होता क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस हाइड्रॉप्स फेटालिस? सो इफ वी टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन कॉज, so that is non-immune hydrops fetalis. Okay, so most common cause क्या है non-immune hydrops fetalis का? that is chorionic villus sampling. If we talk about the second most common cause of this non-immune hydrops fetalis, so that is anemia. एनीमिया कब हो सकता है बच्चे में? इन केस ऑफ लाइक फीटल थैलेसीमिया. अगर फीटल थैलेसीमिया है तो ऑब्वियसली देयर विल बी एनीमिया, सो दैट कैन लीड्स टू नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स फेटालिस. सो फीटल थैलेसीमिया. ओके, देन पार्वो B19 इन्फेक्शन भी हाइड्रॉप्स फेटालिस कॉज कर सकती है. कैसे? आपको पता है जो पार्वो B19 वायरस है ना, बेसिकली ये क्या कराएगा? बेसिकली दिस वायरल इन्फेक्शन लीड्स टू एनीमिया. एनीमिया कराती है. तो अगर एनीमिया है तो मीन्स इट कैन लीड्स टू हाइड्रॉप्स फेटालिस. हाउ? एनीमिया हुआ तो कार्डियक आउटपुट बढ़ी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ? हार्ट फेलियर हो गया, एंड दिस हार्ट फेलियर कैन लीड्स टू व्हाट? हाइड्रॉप्स फेटालिस. So B19 virus infection can also leads to hydrops fetalis. So let's discuss this once again. तो अगेन हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे. तो केस 1 में हमने बोला मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है. जब आपने ICT किया तो ICT क्या था? ICT था नेगेटिव. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने फिर ICT रिपीट करना है 28 वीक्स पे. अगर फिर से नेगेटिव है मतलब सेंसिटाइजेशन नहीं हुई तो आपने देना है एंटी-D. दिस वाज द फर्स्ट केस. सेकेंड केस में आपने RH नेगेटिव मदर, सेम फादर पॉजिटिव, ICT किया 16 वीक पे, वो आया पॉजिटिव, बट उसका टाइटर था कम. टाइटर कम है तो आपने हर वीक ICT को रिपीट कराया, और अगर वो स्टिल क्रिटिकल टाइटर से कम है तो आपने क्या करना है? बच्चे को डिलीवर कर देना है उसकी टर्म पे. जब पूरा टाइम हो जाए तो आपने डिलीवर कर देना है. और इस केस में देयर इज नो नीड टू गिव एंटी-D. देन देयर वाज थर्ड केस जहाँ पे मदर जो थी शी वाज नेगेटिव, फादर वाज पॉजिटिव, ICT क्या था? ICT पॉजिटिव आया, बट टाइटर इस बार क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आए 28 वीक्स पे. तो नेक्स्ट आपने क्या किया? अगर टाइटर ज़्यादा है मतलब एनीमिया है,
एनीमिया के साइंस देखने के लिए हमने क्या किया, मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर किया, और डॉपलर में वेलोसिटी जो है अगर तो मोर देन 1.5 आई तो मतलब पक्का एनीमिया है। बट इस केस में हमने लिया कि जो वेलोसिटी है दैट इज लेस देन 1.5। तो आफ्टर दिस you have to keep repeating the Doppler every 2 weeks और आपने बाद में इसको डिलीवर कर देना है अराउंड 37 to 38 weeks। फोर्थ केस was फीमेल इज नेगेटिव, फादर इज पॉजिटिव। ICT किया, पॉजिटिव आया, टाइटर किया, ज़्यादा आया क्रिटिकल से। उसके बाद आपने MCA किया, क्यों, टू रूल आउट एनीमिया, और MCA जब किया वो ज़्यादा आया, दैट इज़ मोर देन 1.5 मतलब एनीमिया है। अब आपने इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर तो इसकी POG इज़ मोर देन 35 वीक्स, सो इफ़ POG इज़ मोर देन 35 वीक्स तो हमने क्या किया, हमने बच्चे को डिलीवर कर दिया। पर सेकेंड केस वॉज अगर POG 35 से कम है, अब डिलीवरी तो हम कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फीटल लंग मैचुरेशन ही नहीं हुई है, तो वी कांट टेक रिस्क ना। अब अगर 30 वीक से कम की है जेस्टेशन तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कार्डियोसेंटेसिस, दैट इज कॉर्डोसेंटेसिस हमने की नेक्स्ट स्टेप। कॉर्डोसेंटेसिस पे अगर तो HB इज लेस देन 8 और हेमाटोक्रिट इज लेस देन 30% देन वी डिड इंट्रा यूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और अगर HB इफ द HP was more than 8 देन हमने क्या किया, हमने हर वीक कॉर्डोसेंटेसिस की, ठीक है, और उसके बाद वी जस्ट डिलीवर द बेबी वंस इट अटेन्स द एज मोर देन 35 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। इस टाइम पे टू लुक फॉर हाइड्रॉप्स फेटालिस हमने USG की, और अगर USG पे आपको ये 2 फाइंडिंग्स मिलती हैं, कौन सी 2 फाइंडिंग्स, पॉलीहाइड्रोमनियोस देखने को मिलता है या प्लेसेंटोमेगेली देखने को मिलती है, देन दिस इज नॉट द डायग्नोस्टिक्स फॉर हाइड्रॉप्स फेटालिस, मतलब इस फीमेल में हाइड्रॉप्स फेटालिस नहीं है, ठीक है, अगर प्लेसेंटोमेगेली है या पॉलीहाइड्रोमनियोस। After that, we have discussed what is the most common cause, that is non-immunogenic hydrops fetalis, और इसका most common cause है chronic villus sampling, और second is anemia। anemia क्यों हो सकता है, because of fetal thalassemia and because of parvo B19 viral infection, ठीक है, और उसकी वजह से एनीमिया, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा और हाइड्रॉप्स फेटालिस हो जाएगा। नाउ अगर इस बच्चे की इंट्रा यूट्राइन डेथ हो जाए तो क्या क्या देखने को मिलेगा, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इंट्रा यूट्राइन डेथ ऑफ fetus। So when there is an intrauterine death of fetus, you will see some signs. Now let's discuss about those signs. First one is Robert's sign. First is Robert's sign. Second sign is Spaulding sign. Spaulding sign. And third sign is ball sign. Third is ball sign. Got it? Robert, Spaulding, ball sign. Now what are these signs? अगर हम बात करें रॉबर्ट साइन की, सो रॉबर्ट साइन में क्या होगा, यू विल सी
गैस इन लार्ज वेसल, जो लार्ज वेसल है जैसे कि अयोटा है वहाँ पे आपको गैस दिखाई देगी. सो गैस इन लार्ज वेसल्स. ओके. और जर्नली ये जो साइन है दिस विल अपीयर विद इन 12 आवर्स ऑफ फीटल डेथ. सो दिस appears within 12 hours of fetal death. Okay. Then the second sign here is the Spalding sign. ये क्या है? This sign is basically overlapping of So Spalding sign क्या होता है basically? This is a overlapping of parietal bones. Parietal bones एक दूसरे को ऐसे overlap करेंगी, like in this way. Overlapping of parietal bones will be there. और ये sign कब appear होगा? This will appears at 7th day of fetal death. So this will appears at 7th day of fetal death. Okay. Third sign is this ball sign. ये ball sign क्या होता है? This is basically hyperflexion of spine. This is what? This is hyperflexion of spine. Okay. So again, 3 signs: Robert, Spalding, ball signs. Robert sign क्या है? If gas is present in the large vessel, we called it as Robert. और ये appear होती है within 12 hours of fetal death. Second one was Spalding sign. Spalding sign क्या है? Overlapping of parietal bone, and generally it appears at 7th day of fetal death. Third one was ball sign, which was what? Basically it is hyperflexion of spine. Okay. Now note, जो बुद्धा साइन होता है ना, it is not a sign of intrauterine death. So don't confuse कि बुद्धा साइन intrauterine death का होता है. So just make it a star. Buddha sign is not a sign of intrauterine death. Got it? Now see this image. Can you appreciate this pattern? So basically ये क्या है? This is the overlapping of parietal bones. This is what? This is overlapping of parietal bones. तो ये कौन सा साइन है? This is what? This is Spalding sign. Spalding. ठीक है? This is Spalding sign. Now here see, this is the umbilical vein, and here bubbles are present. Even here you can see this bubbles. So this is what? This is a Robert's sign. Okay. So guys, this is all information about the RH incompatibility. I hope you guys like this video. So thanks for watching.